हिंदी कम सीखी है और अपने वातावरण से और अपने गुरुजनों से अधिक सीखी है। तो मैं कुछ ऐसी बातें आज उठाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जो सामान्य रूप से हम जिन्हें जानते नहीं है या जिनमें हम प्रयोग में भूल करते हैं। जैसे हिंदी क्या है और हिंदी शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में ही कई लोगों को संदेह है या कई प्रकार की जानकारियां लोगों को है। मैंने जो जाना और समझा वो मैं आपको बताता हूँ। हिंदी शब्द हिंद से आया है या हिंदू से आया है, और जो हिंदू शब्द है वह इंदु से आया है। जो कुछ भी पढ़ाया गया है हम लोगों को पुस्तकों में वो एक तरफ है। मैंने कहा मैंने जो जाना है, जो समझा है वो बता रहा हूँ। भारत देश के ऊपर जो हिमालय है उस पर जो छाई हुई श्वेत जो बर्फ है, उसे यदि ऊंचाई से देखें तो एक इंदु या चंद्रमा की तरह दिखता है। वहां से और भारत के लोग मन से अधिक चलते हैं। चंद्रमा या इंदु मन का प्रतीक है, इसलिए हमारे देश का नाम पहले इंदु देश भी था। विशेष रूप से यह नाम विदेशियों द्वारा दिया हुआ था। वेनसांग या फाहियान या अन्य विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में इंदु देश ही लिखा है। आप आज भी गूगल अनुवाद में जाएं और एक तरफ हिंदी दूसरी तरफ चीनी पारंपरिक भाषा चुने तो भारत का अनुवाद आपको इंदु ही मिलेगा। तो इंदु से है, न कि सिंधु से। सा का हा हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता हूं और बहुत सारे विद्वान भी नहीं मानते हैं। अगर ऐसा होता तो सारे सा हा क्यों नहीं है? सा भी है, हा भी है, कुछ परिवर्तित भी हुए हैं सा के हा, ऐसा नहीं है, लेकिन सिंधु से ही हिंदू बना ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इंदु से बना है। तो इंदु से तमिल में भी आज भी लोग सोचते हैं कि इंडिया का इंडिया किया है, नहीं है, इंडिया ऐसा कुछ उच्चारण है तमिल में भी। वह इंदु से ही आया है। हो सकता है कि उस तमिल और मलयालम क्षेत्र जो है केरल, वहां से मसाले यूरोप तक जाते थे तो वहां पर वहां के उच्चारण से लोगों ने भारत का नाम इंडिया रखा हो, यूरोपियनों ने। अब भारत के नाम पर भी ऐसी है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो भरण पोषण करे सबका, पूरे विश्व का, वह भारत है। बाकी जो ऋषभ देव के पुत्र भरत हुए वो सबसे पुराने थे। राम के भाई भरत और शकुंतला पुत्र भरत ये बाद में हुए हैं। तो मूल रूप से भारत का नाम भरत जो है वो ऋषभ देव पुत्र से हुआ। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे शब्द, जैसे धर्म, लोग समझते हैं कि ये रिलीजन है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में धर्म का अर्थ होता था जो हम अच्छी बातें धारण करते हैं, यह धर्म है। जो कुछ भी हम अच्छा जीवन में सीखते हैं, जो कुछ भी संस्कारित है, शुद्ध है, परिशुद्ध है और जिसे हमने अपनाया हुआ है, वह धर्म है। जो रिलीजन है उसके लिए पंथ है। भारत को पंथ निरपेक्ष कहना मानक हिंदी में पंथ निरपेक्ष ही कहा जाता है, ना कि धर्म निरपेक्ष। आइए अब सीधे व्याकरण पर मैं अपना कुछ स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आप लोग सीधे विषय पर ही, क्योंकि यहाँ पर कोई श्वेत पट्ट तो है नहीं, तो यहीं से हम देखेंगे। और हम फिर विषय पर भी अधिक रहेंगे उससे। मैं अच्छी हिंदी, ऐसे तो सभी भाषाएं अच्छी हैं, लेकिन अच्छी हिंदी का तात्पर्य है कि जो भूल होती हैं, जो गलतियां होती हैं,
उनको कैसे अच्छा करना है, ठीक करना है, यह है अच्छी हिंदी। मैं वर्णों से ही आरंभ करना चाहता हूँ। हमें विद्यालयों में प्रथम वर्ण जो स्वर है, कई स्थानों में भारत के पूर्वी भारत में यदि वो अ के रूप में है तो पश्चिमी भारत में ए के रूप में कहा जाता है, दक्षिण भारत में आ कहा जाता है। सही उच्चारण है अ। सबसे पहला ही यदि हम गलत बोलेंगे तो आगे फिर जीवन भर कुछ ना कुछ हमें मात्राओं की गलतियां उसमें होती ही रहेंगी। अ और आ स्पष्ट होना चाहिए बराबर समय में, न कि आ और आ या ए, सब गलत है। ई ई ई में एक झटका है, कम समय में कहना है कवि कहना है, कवि नहीं। मुख सुख में लोग जो कहते हैं उसका ध्यान रखना है। री जो है यह मूल रूप से स्वर ही है, लेकिन इसका जो वैदिक उच्चारण है आज हम लोग भूल चुके हैं, क्योंकि स्वर की परिभाषा यह है कि इसमें हमारी जिह्वा हिलनी नहीं चाहिए, लेकिन री कहने के समय हमारी जिह्वा हिलती है। इसका अर्थ यह है कि इसका सही जो उच्चारण है अब लोगों को पता नहीं है, इसलिए कहीं पर री उच्चारण है, कहीं रू है, कहीं री है। ऐसे ही औ लोग कहते हैं तो औ कहते हैं, औ औ नहीं, ये पुराना उच्चारण है हिंदी का। ऐ ऐ नहीं, ऐ कहेंगे तो अ ई जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसा कुछ लिखना होगा। माना कि हिंदी में अब ऐ नॉट आई, ऐसा नहीं। हम जो कहते हैं लोग स्वर में शामिल है, यह स्वर नहीं है, एक व्यंजन है, क्योंकि ये पंचमाक्षर के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे क वर्ग का अंतिम है क ख ग घ ङ। लोग अणा इनी अया पता नहीं और भी कई प्रकार के उच्चारण करते हैं जो सब गलत है। जानिए कि जो तृतीय अक्षर है क ख ग, तृतीय वर्ण व्यंजन वर्ण का नासिक के उच्चारण जो होता है वो अंतिम पंचमाक्षर का होता है। मतलब ग को यदि आप नाक से कह दें तो ङ सही है। च छ ज झ ञ। द्या में कई लोग गलत कहते हैं, कुछ लोग विद्यालय को विद्यालय कहते हैं, गलत है। यह है क्ष, का और क्ष मिलकर बना है, ना कि कोई अन्य। क्षत्रिय कहना गलत है, क्षत्रिय सही है। श्रृंगार भी लोग समझते हैं श में र है, र में भी री है, दो दो एक साथ नहीं हो सकते हैं। श में केवल री है नीचे, ये सही। हालांकि वो जो बनाया जाता है हिंदी लिखने के समय वैसा वाला तो यहाँ टंकण में उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। तो पंचमाक्षर देखिए क्यों ये स्वर नहीं है। चंचल में जैसे पहले लिखा जाता था आधा ञ, उसके स्थान पर बिंदी आई है। गंगा में जो आधा ङ होता था उसके स्थान पर बिंदी आई है। तो जो व्यंजन के स्थान पर आ रहा है वो स्वर कैसे हो सकता है। हिंदी में भी आधा ना ये मूल है, हालांकि लोग अब इ और बिंदी लगा के लिखने लगे हैं। एवं अहिंसा, इनमें भी उच्चारण व्यंजन की तरह है। अब जो गलतियां करते हैं लोग चंद्र बिंदी और बिंदी में, हंस और हंस उच्चारण भी अलग है, शब्द भी अलग है और अर्थ भी अलग है। हंस हंस, बटी मतलब विभाजित हुई, और बंटी किसी का नाम। ये तीन अक्षर भी अक्सर लोग गलत समझते हैं क्योंकि हमारे शिक्षकों ने ही ठीक से नहीं बताया। तो तालव्य मूर्धन्य वो सब छोड़िए, सीधे उच्चारण जानिए। श थोड़ा दांत के पीछे से, श थोड़ा और अंदर से कहना, स जो है बिल्कुल दांत से कहना है। आप सभी को भारतीय भाषाओं या हिंदी की व्याकरण में वाक्य की क्या संरचना है वो सब पता है, उस पर मैं कोई समय नहीं लेना चाहता हूँ। देखिए सीधे वाक्य में कारक विभक्ति या परसर्ग के प्रयोग पर आते हैं हम, जहाँ जो गलतियां होती हैं जो उन्हीं की बात करूंगा। विभक्ति का काम पदों को जोड़ना है, लेकिन यह क्रिया के साथ अन्य के साथ संबंध को तोड़ देती है, इसलिए विभक्ति है। जो विभाजित करे वो विभक्ति। जैसे राम के लड़के की शादी हो रही है, यहाँ राम के साथ विभक्ति आ गई, लड़के के साथ विभक्ति आ गई, बच गया शादी, उसी के अनुसार क्रिया है तो हो रही है।
अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि राम के बाद के क्यों हो गया? जब एक अन्य विभक्ति सामने आ रही होती है तो पहले वाली विभक्ति जो एक वचन में होती है वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाती है। तो राम का लड़का, उसकी शादी, तो राम के लड़के की शादी। ने पर आइए, ने विभक्ति, इसमें अक्सर लोग गलतियां करते हैं, विशेष रूप से जो हिंदीतर भाषी हैं वे पूछते रहते हैं कि इसमें क्या नियम है। सबसे पहला नियम है कि ने के साथ हमेशा सकर्मक क्रिया होगी और हमेशा मुख्य क्रिया इसकी भूतकाल में होगी, अन्य कोई काल में नहीं। वर्तमान काल मुख्य क्रिया यदि वर्तमान या भविष्य काल में तो उसके साथ ने नहीं लगेगा। सो का सोया मुख्य क्रियाएं जो है, सोना, करना, आना, ये सब भूतकाल में जब आएंगी तभी ने लगेगा। अच्छा, सकर्मक अकर्मक पर भी कुछ थोड़ा सा जानिए कि अक्सर लोग पूछते हैं कि ये सकर्मक अकर्मक कैसे पहचाने। अकर्मक क्रिया में यदि आप प्रश्न करेंगे क्या, तो उसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। मैं सोया, सोया पर प्रश्न कीजिए क्या, कोई उत्तर नहीं मिला। एक सोया, दो सोया, चार सोया, पतला सोया, मोटा सोया, ऐसा कुछ नहीं है, केवल सोया है, इसका कोई उत्तर नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रियाओं के साथ ने विभक्ति नहीं लगेगी। अब जब ने लग जाती है विभक्ति तो ने ही नहीं, कोई भी विभक्ति जब कर्ता के साथ लगती तो क्रिया कर्म पर आधारित हो जाती है। इसलिए मैंने जलेबी खाई, मैं चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने लड्डू खाया, स्वाति ने लड्डू खाया, रमेश ने जलेबी खाई। आपने फाइल रखी, आपने पत्र भेजा, सहायक ने टिप्पणी तैयार की। मोनिका ने सुधाकर को 100 रुपए दिए, 100 रुपए बहुवचन है इसलिए दिए। दिया या दी नहीं, कई लोग बोलते हैं मोनिका ने सुधाकर को 100 रुपए दी, ये गलत है। रमेश ने चिड़िया मारी। अब जब दोनों के साथ कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति आ जाए तब क्या होगा? रमेश ने चिड़िया को मारा, तो इसमें क्रिया स्वतंत्र हो जाती है, न कर्ता पर आधारित न कर्म पर आधारित, वह नित्य पुल्लिंग में हो जाती है, एक वचन पुल्लिंग में। इसलिए रमेश ने चिड़िया को मारा। को और से का प्रयोग देखिए, को का प्रयोग मनुष्यों के साथ ही होता है, पशुओं और निर्जीवों के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। ने और को में भारत में आप देखेंगे कि पूर्वी भारत में को का प्रयोग अधिक होता है, और थोड़ा और ज्यादा पूर्व में जाते हैं बंगाल में तो वहाँ एटा के, तो टा भी लगता है और एक के भी लग जाता है। और वही पंजाब हरियाणा की तरफ आप देखेंगे तो ने का अनावश्यक प्रयोग कई बार हो जाता है, मैंने जाना है, मैंने नहीं खाना, ये दोनों ही गलत है। पहली बात, को का प्रयोग मनुष्यों के साथ होगा, अति आवश्यक परिस्थितियों में निर्जीवों और पशुओं के साथ भी इसका प्रयोग होता है। सामान्य हमें कहना है यह लीजिए, इसको लीजिए नहीं, को की कोई आवश्यकता नहीं है। दरवाजा खोलिए, दरवाजे को खोलिए, कोई आवश्यक नहीं है। अब आइए से अक्सर जो प्रचार माध्यम है उसमें आप देखेंगे कि से का बहुत गलत प्रयोग होता है, कहने के साथ में, बोलने के साथ में। मैं आपसे कहूंगा सही है, मैं आपको बोलूंगा गलत है, क्योंकि को जो है और बोलना जो है वो एक तरफा है। मतलब सुनने वाला यदि सुन रहा है तो नंबर एक तो बात, वहां पर बोलना नहीं आता है, कहना आता है। और फिर जब दोनों जहां वार्तालाप में शामिल हैं तो को नहीं होगा, से होगा। रमेश को बुलाओ तो ठीक है, लेकिन रमेश को बोलो यह सही नहीं है। रमेश से बोलो, रमेश से कहो, उसको बोलो गलत, उससे कहो सही। ऐसे ही से का प्रयोग मिलूंगा के साथ भी सही होता है। आपसे मिलूंगा सही है, आपको मिलूंगा नहीं है। आपको मिलूंगा कहने से ऐसा लगता है कि जैसे मैं कहीं रोड पर शराब पीकर पड़ा रहूंगा या पार्क में गिरा रहूंगा, वहां मिल जाऊंगा आपको। वो एक तरफा है, दो तरफा है तो से का प्रयोग होगा। अब विशेषण और संज्ञा का सही प्रयोग देखिए, मैं कुछ कुछ उदाहरणों के साथ बस बताता जा रहा हूं, बाकी अब सब समझते ही हैं। गाय का गर्म दूध, ना कि गर्म गाय का दूध, विशेषण सही जगह पर आए। शुद्ध गाय, शुद्ध का, गाय का शुद्ध दूध, गाय शुद्ध अशुद्ध नहीं है। फूलों की एक माला, सही है, ना कि एक फूलों की माला, एक सही स्थान पर होना चाहिए। हताहतों के लिए रक्त का प्रबंध किया गया, या जो हत और आहत दोनों मिल गए हैं तो जो हत है उनकी तो मृत्यु हो गई, उनके लिए रक्त का प्रबंध करके क्या होगा? वो गलत है, आहतों के लिए सही है।
कुत्ता दरबान की तरह दुम हिलाता हुआ दरवाजे पर खड़ा है। कुत्ता मतलब ये ऐसा हो गया कि दरबान दुम हिलाता है, नहीं, कुत्ता दुम हिलाता है। तो कुत्ता दुम हिलाता हुआ दरबान की तरह दरवाजे पर खड़ा है। अब दर्शन, प्राण, ये सब बहुवचन के रूप में आते हैं। समाचार, दाम, होश, भाग्य, आंसू हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनका एक वचन के रूप में प्रयोग नहीं करना है। अब सही क्रिया जानिए। बाघ और बकरी एक ही घाट में पानी पीते हैं, ये सही है, क्योंकि दोनों लिंग के हैं और दोनों एक वचन है। एक बाघ है और एक बकरी है, इसलिए क्रिया जो है पुल्लिंग बहुवचन की हुई। अब ये नीचे जो उदाहरण लिखा है, एक गधा, दो घोड़े और एक बकरी चर रही है, तो अंतिम जो है उसके अनुसार होगी। जब दोनों लिंग के और दोनों वचन के अव्यय सहित शब्द हों तो वाक्य में क्रिया जो है अंतिम जो संज्ञा है उसके अनुसार होगी। मैंने घड़ी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। पुस्तकें बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए खरीदी। अब देखिए, नेता ने सभा में भाषण किया, ये सही है। भाषण देने की चीज नहीं है कि मेरे पॉकेट में है मैंने आपको दे दिया। भाषण देते नहीं, भाषण करते हैं। ऐसे प्रश्न भी करते हैं, पूछते नहीं। पूछने में ही एक प्रश्न है, तो प्रश्न प्रश्न दो बार हो जाएगा। तो प्रश्न किया जाता है, पूछा नहीं जाता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, देखिए, धन्यवाद, साधुवाद, ये सब वाद हैं एक प्रकार से, तो ये माना जाता है। मैं आपका साधुवाद मानता हूँ, मैं आपका साधुवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, देता हूँ नहीं है। ये हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो दे दें। हम मानते हैं, सामने वाले का साधुवाद मानते हैं, धन्यवाद मानते हैं। सहयोग के साथ भी करना नहीं होता है, देना नहीं होता है, करना होता है। सहयोग किया जाता है, सहयोग दिया नहीं जाता है। अब देखिए, अंग्रेजी शैली से हम क्या हिंदी में गलत प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मंच से कई लोग कहते हैं, अब मैं श्री फलाने ठिकाने को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट, ये अंग्रेजी का प्रयोग है। ये चाहूंगा सीधा सीधा हिंदी में भविष्य काल है। आप मंच पर खड़े हैं और बुला रहे हैं, तो भविष्य काल कैसे होगा? वर्तमान काल होगा। मैं बुलाना चाहता हूं, या मैं बुलाता हूं, या मैं बुला रहा हूं, ये सही है। फिर एक और वाक्य, भारतीयों को समझना चाहिए कि भारत उनका है। ये अंग्रेजी का अनुवाद है, अनुवाद की शैली है अंग्रेजी से। सही हिंदी की शैली क्या है? भारतीयों को समझना चाहिए कि भारत हमारा है, उनका नहीं, कोई दूसरे लोग नहीं है, हम ही है, ये सही। देखिए, वह उसके भाई के साथ जाएगा, ये भी अंग्रेजी शैली है। वह अपने भाई के साथ जाएगा, हिंदी में मैं अपने, आप अपने, वह अपने, सबके साथ अपने लगता है। वह उसके, आप अपने, ऐसा नहीं है। ये जो कॉमा लगा के लिखने की शैली है, ये भी अंग्रेजी की है। नारायण, कॉमा, जिसे 6 महीने की सजा हुई, कॉमा, की अपील मंजूर हुई। ये हिंदी की प्राकृतिक शैली नहीं है। 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हुई, ये सही है, ये अच्छा है, ये ठीक है। अब देखिए, सही शब्दों का चयन। पिछली बार झा सर ने आप लोगों को पर्यायवाची पर बहुत कुछ बताया था, मैं किसी कारणवश मैं आ नहीं पाया था। तो यहाँ कुछ है, एक दो शब्द। अधिक, बहुत और ज्यादा। अधिक जो है तुलना करने के समय और संख्या में होता है, पहले से अधिक देर लगी। और बहुत जो है जब तुलना रहित होता है, मात्रा में वृद्धि करने के लिए, तब बहुत का प्रयोग होता है। बहुत देर लगा दी आने में, आज बहुत पानी गिरा, बहुत अधिक लोग आए थे। अब ज्यादा, मात्रा और तुलना दोनों है, पहले से ज्यादा काम हो गया है। अब देखिए, कहना और बोलना। आज फोन आता है, हम फोन उठाते हैं और कहते हैं हाँ बोलिए। ये थोड़ा सा रुक्ष लगता है, रूखा लगता है। इसका कारण यह है कि कहना में दोनों व्यक्ति शामिल हैं। अर्थात आप यदि कह रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं, इसमें कहना है। और बोलना जो है एक तरफा होता है, अर्थात सामने वाले के पास सुनना वैकल्पिक है। वह उसके पास समय है या उसे अच्छा लगेगा विषय तो वो सुनेगा,
वरना नहीं। तो फोन आने पर किसी का हाँ कहिए अच्छा है, हाँ बोलिए नहीं। जल और पानी ये मैं छोड़ देता हूँ, पिछली बार हो गया होगा। संदर्भ के अनुसार अर्थ होते हैं, इनमें हमें ध्यान रखना चाहिए। वे गुजर गए, गुजरना मतलब ऐसे निकलना है, लेकिन जब व्यक्ति के साथ कहेंगे तो अर्थ होगा कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे स्वर्गवासी हो गए। लेकिन गाड़ी गुजर गई मतलब चलकर चली गई। फल मीठा है और पानी मीठा है, देखिए दोनों के संदर्भ अलग है। फल मतलब स्वाद में जो मीठा स्वीट वाला ही हुआ, लेकिन पानी मीठा है। मैं जब छोटा था, बड़ी गर्मी में कहीं हम गांव जा रहे थे, बस में थे, बस कहीं बीच रास्ते में रुकी साधु की कुटिया में, लोग पानी पीकर आ रहे थे। तो लोग कहा अच्छा यार मीठा पानी है, मैंने जैसे ही सुना मेरे कान खड़े हो गए, अच्छा मीठा पानी। मैं तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं भी पहुंच गया बस से नीचे, लाइन में लग गया। और कुएं का पानी भी थोड़ा सा रंगीन था, पीला सा। मैंने सोचा कि लगता है इसमें कुछ सिम्पा वगैरह, उस समय सिम्पा चलता था ठंडा, वो डाला है लगता है, इसलिए थोड़ा ये पीला पीला लग रहा है। जैसे ही पानी पिया तो ये तो नहीं है ऐसा। मैंने आके अपनी माता जी से पूछा ये क्या है, सब पानी मीठा है बोल रहे थे, यहाँ तो पानी बिल्कुल मीठा नहीं। तब माता जी ने बताया नहीं, मीठा का मतलब है कि वो खारा नहीं है या बेस्वाद नहीं है, पीने लायक है, तो कहते हैं पानी मीठा है। मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया, तो यहाँ अपनी और यहाँ देखिए अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। यहाँ अपनी जो है वो मतलब मैं के लिए, मैं और माँ के बीच के लिए है अपनी। और यहाँ देखिए अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, मतलब हम दोनों की है। एक अभिमान फिल्म है, अमिताभ बच्चन और जया की, जया जी की। तो जब मैंने व्याकरण का एक ये पक्ष बताया, एक सज्जन बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा अरे मैं तो अब तक ये समझता था गाना सुनकर कि जया जी कह रही हैं कि हाँ भाई आप मेरे जीवन में जुड़ जाएंगे तो मेरी खुशी बढ़ जाएगी। फिर जब उन्होंने ये जाना कि नहीं दोनों की खुशी है, पति पत्नी दोनों की खुशी है, दोनों की प्रसन्नता है, इसलिए अपनी है, तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले अब तो उस गाने का अर्थ मेरे लिए और भी गहरा हो गया और भी अच्छा हो गया। अब देखिए सूरदास, सूरदास अच्छे कवि थे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और यहाँ पर कह दिया व्यक्ति सूरदास है, तो यहाँ पर अर्थात है कि उसकी आंखें नहीं है, तो संदर्भ के अनुसार अर्थ बदल गया। अब आइए सेवा में और प्रति कुछ सरकारी वाली भी बातें हो जाए। मैं पुनः कह रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो समझा है, मैंने जो सही जाना है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी धारणा थोड़ी अलग भी हो सकती है। जैसे पत्र के आरंभ में प्रति का प्रयोग उचित है, जो कि टू के स्थान पर आता है। अंग्रेजी का जो टू भी है वो टुवर्ड्स का छोटा रूप है, टुवर्ड्स मतलब की ओर है, तो उसके लिए सेवा में का प्रयोग उचित नहीं है। सेवा में जो होता है वो सरकार की सेवा में होता है। जब हम किसी को पदनाम वाले किसी को कोई अभ्यावेदन आवेदन या पत्र लिख रहे होते हैं तो प्रति उचित है। हाँ आप लिफाफे के ऊपर लिख सकते हैं भारत सरकार की सेवा में, तो सरकारी पत्र में प्रति का प्रयोग सही है और मानक है। ऐसे ही महोदय महोदया और भवदीय भवदिया का भी है। सबसे पहली बात कि सरकारी पत्राचार में संबोधन में लिंग रहित अभिव्यक्ति होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी कामकाज में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, पद का महत्व है। पद पर कोई महिला बैठी है या पुरुष बैठा है उससे कोई अर्थ नहीं होता है। पदनाम हमें लिंग रहित रखना है, इसलिए संबोधन भी लिंग रहित होना चाहिए। तो पहली बात हुई। दूसरी बात, यदि आप व्याकरण की बात करें तो महोदय शब्द जो है उसका यदि आप संधि विच्छेद करें तो महाधन उदय है। ये भारतीय संस्कृति में अद्वैतवाद आप कह सकते हैं कि किसी मनुष्य का जब धरती पर जन्म हुआ तो हमने कहा कि
आपका महान उदय हुआ, इसलिए आप महोदय हो। तो उदय का उदया नहीं होता है, इसलिए महोदय का महोदय व्याकरणिक रूप से उचित नहीं है। ऐसी भवदीय का भवदीया भी, इसमें जो प्रत्यय जो लगा है संस्कृत के अनुसार है, हिंदी में कई लोगों ने बनाया है और कई लोग इसे उचित भी कहते हैं। अब देखिए गलतियां और कहाँ कहाँ होती हैं। सही वर्तनी, ढेर सारे सैकड़ों शब्द हैं ऐसे, लेकिन मैं कुछ ही बता रहा हूँ जो सामान्य रूप से हम प्रयोग करते हैं। महत्व, जो बाईं तरफ है सही है, दाहिनी तरफ जो है वो गलत है। महत्व एक शब्द है, उसमें त्व प्रत्यय लगा है, ऐसे तवत प्रत्यय है संस्कृत का, तो तवत का त्व जो है और महत का जो अंतिम ता है, तो दो आधे ता हुए। उच्चारण भी देखिए आप, महत्व, और इसका उच्चारण करेंगे तो महत्व। ना तो उच्चारण ऐसा है, ना ही व्याकरण की दृष्टि से, तो इसमें दो ता होते। सांविधानिक सही है, 99% मैंने प्रिंट में देखा है संवैधानिक लिखा रहता है। नियम से देखिए आप, इक प्रत्यय जब लगता है तो आरंभिक जो अक्षर है उसमें आ जुड़ता है। यहाँ शब्द है मूल संविधान, उसमें जब इक लगेगा तो स में आ लगेगा, तो संविधानिक। विधान में जब इक लगेगा तो वैधानिक ठीक है, लेकिन जब संविधान शब्द है तो उसमें फिर इक लगने से संविधानिक ही होगा। राजनीति में भी जब इक लगेगा तो राजनीतिक, ना कि राजनैतिक। नीति में इक लगेगा तो नैतिक सही है। करण जब लगता है प्रत्यय, जैसे उद्योगीकरण, तो उसमें यहाँ आरंभ में आ नहीं जोड़ना है, औद्योगिकरण गलत है। उज्जवल, उज्जवल, उत में ज्वल लगा है, तो उत का जो आधा ता है वह अंतिम इस ज्वल के जा के साथ मिलकर और एक जा बनाता है, तो दो जा होंगे। एक जा ये सही नहीं है। अध्यात्म सही है, आध्यात्म गलत है। और जब आप अध्यात्म में इक लगाएंगे तो आध्यात्मिक सही है। कैलाश सही शब्द है, सामान्यतः लोग कैलाश कहते हैं, वो गलत है। अचानक, बहुत सारे लोग अचानक से कहते हैं, से की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए सरकारी प्रयोग में हिंदी में उर्दू और अरबी, फारसी और ढेर सारी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। हिंदी वैसे भी अनेक भाषाओं से मिलकर बनी है। हमें एमए में पढ़ाया जाता है कि हिंदी की पूर्व भाषा खड़ी बोली हिंदी, या खड़ी बोली क्यों कहा जाएगी थी। मैं जब एमए करने के बाद पीएचडी के लिए जेएनयू जा रहा था, उसकी प्रवेश परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की थी और अपने एक रिश्तेदार के घर दिल्ली में गया था। दिल्ली में एक लोनी रोड है, वहां उनका घर था, मैं उनका घर ढूंढ रहा था। एक स्थानीय लड़का पता ढूंढने में मेरी सहायता कर रहा था। वो एक भाषा बोल रहा था और मैं एमए हिंदी कर चुका था और मुझे उसकी भाषा ठीक से समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने पूछ लिया, भाई आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? उसने कहा मैं खड़ी बोली बोल रहा हूँ। तो उसी दिन मेरे एमए हिंदी की पुस्तकों का सारा भ्रम, कहना चाहिए, टूट गया। यार ये जब खड़ी बोली है तो मेरी इतनी समझ में क्यों नहीं आ रही है ठीक से। बाद में समझ आया कि नहीं, हिंदी पर खड़ी बोली का प्रभाव है, संस्कृत का प्रभाव है, लेकिन वो संस्कृत या खड़ी बोली से बनी है ऐसा नहीं, ये मिली जुली भाषा है। भारत के किसी भी गांव में आप चले जाइए, गांव के लोग आपस में हिंदी नहीं बोलते हैं। मैं भी अपने गांव चला जाता हूँ और हिंदी बोलता हूँ तो लोग, छोटे बच्चे मुझसे पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो सभी भारत, उत्तर भारत, विशेष रूप से दक्षिण भारत के लोगों को लगता है कि यूपी या बिहार की भाषा हिंदी है। ऐसा नहीं है, हिंदी एक मिली जुली भाषा है, इसलिए सबकी भाषा है। पानी में शक्कर की तरह घुली हुई है, सबके लिए है, सबकी है। अब सरकारी प्रयोग में ये कहते हैं कि आप जहां तक हो सके, ऐसा नहीं है कि कान पकड़ के उर्दू के शब्दों का प्रयोग नहीं करना, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ साधारण शब्द ऐसे हैं जिन्हें पूर्व और दक्षिण भारत के लोग नहीं समझते हैं, तो उनके स्थान पर आप संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे वजह, पूरी हिंदी फिल्में आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको वजह, वक्त और यकीन, ये तीन ही मिलते हैं, जो लोग समझ नहीं पाते हैं। इनके स्थान पर बहुत सरल शब्द हैं,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लेके बंगाल, असम तक सब समझ जाएंगे। वजह के स्थान पर कारण, वक्त के लिए समय, यकीन के लिए विश्वास, हक के लिए अधिकार, हकीकत के लिए वास्तविकता या वस्तुता, काफी के लिए पर्याप्त, अहम के लिए महत्वपूर्ण, फौरी के लिए शीघ्र, तुरंत, हलफनामा, शपथ पत्र। नागपुर के नीचे और पटना के आगे लोग ये फौरी और हलफनामा और अहम ये सब नहीं समझ पाते हैं। ये दाहिनी तरफ जो है इनका प्रयोग करेंगे तो सब समझेंगे। अब कुछ गलत प्रचलित शब्द देखिए। बाई तरफ अशुद्ध है, दाहिनी तरफ शुद्ध है। सुस्वागतम, स्वागतम शब्द में पहले ही सु है तो 2 बार हो जाएगा सु। आगतम में सु, सु धन आगतम, सु मतलब शुद्ध, अच्छा, पवित्र, सुंदर, आपका आना अच्छा हुआ। तो सु आगतम मिलके स्वागतम, सुस्वागतम गलत है। संप्रभुता, संपन्न, सम में पहले ही संपन्नता का भाव है तो फिर और एक बार संपन्न आना गलत है। संप्रभु कहिए या प्रभुता संपन्न कहिए। सुधार जो होती है वो सुधार जो शब्द है वो छोटी मोटी भूल के लिए होता है, और संशोधन जो है जब आप पूरे विचार को ही बदलें, बहुत बड़ा कुछ बदलें तो संशोधन है। चाहिए ये पुरानी हिंदी का है, अब मानक हिंदी में ये सब ये हटा दिए गए हैं। चाहिए ऐसा वाला कहना है, उच्चारण भी कोई ऐसा करता नहीं है। चाहिए कोई नहीं कहता, चाहिए कहते हैं सब। दिए, गए, गई कोई नहीं कहता, सब दिए, गए, गई कहते हैं। कई लोगों को इसमें लगता है नहीं नहीं ये तो यही वाला सही है, दिया से हमने दिए बनाया। तो लेकिन क्या होता है जब विदेशी लोग हिंदी सीखते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई ये क्या, आप तो बोल नहीं रहे ऐसा, आप तो गए नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं गए। तो आप तो कहते हैं कि हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, तो यहाँ अलग क्यों? कहना को कहना, रहना को रहना, ये भी गलत है। रहना, रा के ऊपर एक ही मात्रा नहीं है, रहना सही है। अनाधिकार, अन है उसमें अधिकार, अनधिकार। नेस्तनाबूत, अंत में ता नहीं है, दा होता है। चिन्ह गलत है, चिन्ह सही है। आध्यात्मिक गलत है, आध्यात्मिक। पूज्यनीय, इसमें 2 बार या हो गया। या का मतलब मैं इसमें प्रत्यय की बात कर रहा हूं तो कोई एक होगा, पूजनीय या पूज्य। कृपया और कृपा करें दोनों एक साथ नहीं हो, कृपा करके या आरंभ में कृपया है तो अंत में कृपा करें, दोनों में से कोई एक ही होगा। अब देखिए उचित शब्दों का चयन, जो अंग्रेजी के हम शब्द प्रयोग कर रहे होते हैं उनके स्थान पर सही हिंदी के शब्द क्या है, इनके पीछे कुछ विचार है वो भी जानिए। जैसे अप्रूवल जो होता है वो किसी प्रस्ताव पर होता है, आपने कोई प्रस्ताव बनाया वह आगे तक गया तो अनुमोदन होगा। और सैंक्शन जो है स्वीकृति या मंजूरी जो मौजूद है पहले से है, किसी खाते में है, किसी अलमारी में है, किसी फाइल में है, वहां से जो मिला, छुट्टी की मंजूरी, स्वीकृति, छुट्टी का अनुमोदन नहीं होगा। तो कंसेंट जो होता है, सहमति, ये किसी मत, अभिमत या सुझाव पर होता है। तो इन तीनों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। पेरुजल, अवलोकन, कुछ लोग कहते हैं भाई पेरुजल और लुक ये क्या अलग अलग क्यों, क्या आवश्यकता है, दोनों को एक ही कर दें। लुक देखना, फाइल देख ली, 10 मीटर दूर से देख लिया, 100 मीटर दूर से देख ली, वो भी दिख गई, लेकिन उसमें लिखा क्या है वो आप नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ने के लिए आपको फाइल को पास लाना होगा, पन्ने को, पेज को पास लाना होगा। तो पास लाने के लिए जो लोकन है, लोकन से ही लुक बना है संस्कृत के ही। अव का मतलब होता है निकट या पास, पास लाकर देखना तब आप पढ़ पाएंगे। तो जब पढ़ना है तो अवलोकन सही है, पेरुजल, लुक नहीं। और शिष्टाचार और साहित्यिक प्रयोग भी कुछ होते हैं। ये साधारण वाक्य है जो बाईं तरफ लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं, ये हम कह सकते हैं, लेकिन शिष्टाचार में ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। यह मेरा घर है, थोड़ा इसमें अहंकार परिलक्षित होता है। और हम शिष्टाचार में या साहित्यिक रूप से यह अपना घर है कहें तो कितना अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो मकान की रजिस्ट्री हमारे नाम लेकर चला जाएगा, लेकिन ये सम्मान देना हुआ। आपका भी है तो कह दिया अपना है, मेरा है और आपका भी है। मैं जाना चाहता हूँ, भारतीय परंपरा में जाना अच्छा नहीं माना जाता है, और मैं जा रहा हूँ ऐसा भी नहीं कहा जाता है। तो अनुमति दीजिए, ये सामने वाले को सम्मान देना है। मैं चलता हूँ,
मैं जाता हूं नहीं। दीपक भी बुझा दो नहीं कहते हैं लोग, दीपक बढ़ा दो बोलते हैं। दुकान बंद कर दो भी नहीं कहते, दुकान बढ़ा दो कहते हैं, क्योंकि ये भारतीय परंपरा में ये अशुभ माने जाते हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ कहते हैं, जा रहा हूँ मतलब हमेशा के लिए हो जाता है। मेरे पास बहुत धन है, इसमें भी अहंकार है। अपने पास बहुत धन है, चलिए दिल्ली घूमने निकलते हैं, कुछ खरीदना है क्या? हाँ भाई, अपने पास पॉकेट में बहुत है धन, पूरी दिल्ली खरीद लेंगे। मैं इस योग्य कहाँ? तो ये मैं योग्यता और मैं ये अच्छा नहीं लगता है। तो हम इस योग्य कहाँ? यहाँ मैं के स्थान पर बहुवचन रूप में प्रयोग कर लिया जाता है हम। विशिष्ट रूप से आप देखेंगे कि यूपी और बिहार में इसी मैं के अहंकार को कम करने के लिए हम का प्रयोग किया जाता है, सबको शामिल करते हुए। मैं आपके दिल में रहता हूँ, हम आपके दिल में रहते हैं। मैं आपका हूँ कौन, हम आपके हैं कौन। कई लोग पूछते हैं ये फिल्म का नाम ऐसा क्यों भाई, हम आपके हैं कौन, मतलब सारे लोग एक के दिल में रहते हैं क्या? नहीं, उसने अपना अहंकार हटाया इसीलिए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता है, उसका मुझे अभी विषय याद नहीं आ रहा है, लेकिन भाव कुछ ऐसा है कि पत्नी अंदर है घर के और पति बाहर है, वो बाहर गया है। पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया, पति लौटता है, वो दरवाजा खटखटाता है, तो पत्नी पूछती है कौन? तो पति कहता है मैं नहीं, तुम। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो दरवाजे के बाहर है वो कौन है? वो मैं नहीं, वो तुम हो। हम तो पति पत्नी एक ही है, इसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं। तो फिर बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दरवाजा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ समय पर्याप्त हो चुका है, मेरे पास और भी स्लाइड हैं, लेकिन अब हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। नहीं, आप इसको चलाते रहिए, समय नहीं हुआ है, आप बोलते रहिए। हाँ हाँ, आप बोलते रहिए, बोलते रहिए। देखिए, लग चुक और सक, ये जो क्रियाएं हैं इनके साथ में ने नहीं आता है। वह जाने लगा, मैं पढ़ने लगा, पानी गिरने लगा। अरुणी जी, आपकी सेटिंग बदली है कि अब आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? अच्छा, एक मिनट, मैंने बंद कर दिया था। मैं फिर से कर देता हूँ। लग चुक और सक के साथ में मैं भोजन कर चुका हूं। चुका में एक और बात होती है कि अब क्रिया पूर्ण हो गई है। जैसे आप कहीं भोज में आमंत्रण पर गए हैं, निमंत्रण पर, कोई आपसे पूछेगा आपने भोजन कर लिया? हाँ, भोजन कर लिया, मतलब अभी कुछ मिठाई खाना बाकी है या पान खाना बाकी है? नहीं, मैं भोजन कर चुका, मतलब सब समाप्त हो गया, सब कुछ खाना पीना हो गया, हाथ वाथ धो लिया मैंने, और कुछ नहीं है। चुका में यह भी भाव है। अब निपात कुछ होते हैं जो ना और तो लगाते हैं हम वाक्य के अंत में, उनमें यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो बहुत अर्थ बदल जाता है। जैसे हम कहें यदि आप आएंगे ना, मतलब सचमुच जानना चाह रहे हैं, और यदि ना के स्थान पर तो लगा दें तो ये कुछ गलत हो जाएगा। यदि आप नहीं आए तो, अब यहाँ तो आया, ये एक संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। और यदि आप नहीं आए ना कह दें तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। तो आप चलिए, मतलब कहने का यहाँ है अर्थ कि पहले आप चलिए, रुकिए नहीं, आप चलिए ना।
हालांकि पूर्वी भारत में इसका प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन पश्चिमी भारत में लोग चिढ़ जाएंगे, अरे चलिए ना, जबरदस्ती जैसा आप कर रहे हैं, आप मुझे जबरदस्ती जाने के लिए कह रहे हैं। माना हिंदी में इसलिए इस ना का प्रयोग नहीं करना, बचना है उससे, ताकि सही अर्थ जाए सभी जगह पूरे भारत में। ऐसा हो गया तो इसका यहाँ तो लगाने का, तो फिर क्या आगे क्या, ये ऐसा हो गया ना लगा दें, मतलब आप नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, जो हो गया वह अभी अभी तो गया है, मतलब इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और रुकिए, देखिए वह अभी अभी गया है ना। मतलब पूछ रहे हैं आप कि थोड़ी देर पहले ही गया ना, अधिक देर तो नहीं हुई ना। क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का भी ध्यान रखना होता है, विशेष रूप से यदि आप उस क्षेत्र विशेष में हो तो, क्योंकि आप यदि हिंदी कह रहे हैं लेकिन सामने बैठे व्यक्ति या सुनने वाले व्यक्ति उस क्षेत्र की मातृभाषा के हैं, तो थोड़ा गलत समझ सकते हैं कई बार, तो उनका ध्यान रखना है। जैसे कल्याण शब्द है तेलुगु में, या विवाह है, शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, यह भी तेलुगु में सजा है। शिक्षा मिली मतलब यहाँ लोग समझेंगे कि पढ़ाई नहीं हुई, इसकी पिटाई हो गई। आग्रह, यह भी जैसे तेलुगु में क्रोध है, आग्रह की हम अपना समझ रहे हैं कि आग्रह बड़े अच्छे उसमें कहा, बहुत विनम्र उसमें, लेकिन सामने वाला ये समझ सकता है कि बहुत गुस्से में कहा उसने। उपन्यास, नॉवेल जो है तेलुगु में व्याख्यान है। दंड मराठी में छड़ी है। अनुसंधान बंगला में पूछताछ है। आप हावड़ा स्टेशन पहुंचेंगे, वहां देखेंगे लिखा रहता है खिड़की के ऊपर अनुसंधान। हाँ जी, यदि, अगर, लेकिन, शायद, बल्कि, इनके प्रयोग कैसे हैं? यदि या अगर दोनों एक ही है। जब कोई परिस्थिति पहले आए और फिर उसका परिणाम आए, तब यदि या अगर का प्रयोग करना। यदि मैं नहीं आया तो आप चले जाइएगा। शायद जो है वो अनिश्चितता के लिए, शायद मैं कल नहीं आऊं, लेकिन बट ये जो है असमर्थता के, आप जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं जा सकता। और न केवल और बल्कि से ध्यान रखना है। कई बार लोग न केवल के साथ लेकिन लगा देते हैं, ये गलत है। वह न केवल लंबा है बल्कि बहुत मोटा भी है, तो वह न केवल लंबा है लेकिन मोटा भी है, ये गलत है। बल्कि केवल जब बल्कि आएगा तो ये बट ऑल्सो, ये वाला है जब न केवल के साथ आता है। तो बल्कि एक नकारात्मक होने के बाद दूसरी बात सकारात्मक होने पर वह शक्तिशाली नहीं बल्कि बुद्धिमान है। मतलब ये नहीं है, ये है, तब बल्कि लगाएंगे। चुका गया और जाने वाला। अरुणी जी, आपकी आवाज कुछ बढ़ सकती है क्या? एक मिनट। चुका गया और जाने वाला। हाँ, अब ठीक है। स्क्रीन भी शेयर नहीं हुआ सर, नींद्र सर। शेयर नहीं हुआ, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। मेरे में आ रहा है, चुका गया, आ रहा है। स्क्रीन तो आ रहा है, स्क्रीन शेयर है, आ रहा है। अच्छा, हाँ जी, ठीक। जैसे चुका, उदाहरण, मैं दिल्ली जा चुका हूं, मतलब होकर आ गया हूं, अब यही हूं। तो मैं खाना खा चुका हूं, यह भी पुरानी बात हो गई है, तो अब कुछ और बाकी नहीं है, तो उसमें चुका लगाना है। ये सब आप लोग जानते हैं, सरल बातें हैं। आना और जानना, मुझे हिंदी आती है, मुझे तेलुगु आती है, ये जानना के रूप में है। तो आना के साथ को लगता है, मुझको कार चलाना नहीं आता, लेकिन जानना के साथ को नहीं लगता है। मुझको कार चलाना नहीं जानता हूं, नहीं कहीं, मैं कार चलाना नहीं जानता हूं। सकना और पाना, सकना जो है वो कैन के रूप में सामान्य अवस्था में, और पाना जो है वो समर्थता या असमर्थता के लिए है। मैं जा नहीं सका,
मतलब किसी बाहरी कारण से जो अपने अंदर नहीं है, वर्षा हो रही थी इसलिए मैं जा नहीं सका, मैं जा नहीं पाया। तो जाना चाहता था लेकिन किसी आंतरिक अपने असमर्थता के कारण मैं नहीं गया। ये बता चुका हूं मैं, एक वचन और बहुवचन। दर्शन बहुवचन में ही होगा, एक वचन में नहीं। प्राण भी, भीड़, जनता, अनाज, देखने में बहुवचन जैसे लगते हैं लेकिन एक वचन है। द्रव और गैस हमेशा एक वचन में, जैसे दूध, पानी, ऑक्सीजन, मात्रा चाहे जितनी भी हो एक वचन में ही रहेंगे। अब मिलते जुलते शब्द, वायु जो है वो एयर है, पवन जो है वो विंड है, समीर जो है वो ब्रीज है, अर्थ भी अलग है, आप सब समझते हैं। आमाप जो है वो साइज है, आकार जो है वो शेप है, परीक्षण टेस्टिंग, परख ट्रायल, शिक्षण टीचिंग, अनुशिक्षण कोचिंग, प्रशिक्षण ट्रेनिंग और अभिशिक्षण ओरिएंटेशन, बहुत अलग है सब। संस्था जो है वो इंस्टीट्यूशन है और संस्थान जो है वो इंस्टीट्यूट है। वेधन बोरिंग, प्रवेधन ड्रिलिंग, छिद्रण पंचिंग। ये मेरी ओर से अब समाप्त हुआ। सर एक प्रश्न था सर छोटा। हाँ जी। सर ये हम पत्र लिखते हैं सर, सरकारी पत्र लिखते हैं तो डियर सर, डियर मैडम लिखते हैं। शुरू में हम आदरणीय महोदय या वट एवर इट इज, महोदय, प्रिय महोदय या प्रिय महोदया लिखते हैं, परंतु आदरणीय महोदय नहीं लिखते हैं। महोदय भी हाँ महोदय जो वही बोल रहा हूँ सर। अभी अंग्रेजी में आप सर बोलेंगे, मैडम बोलेंगे, तो हिंदी में आप दोनों को भी महोदय लगाएंगे या महोदया लगाएंगे सर? नहीं, सबसे पहली बात, सरकारी पत्र में मैंने बताया कि लिंग रहित संबोधन होना चाहिए। मान लीजिए आपने महोदया लिख दिया तो आप जानते हैं कि वहाँ कोई मैडम बैठी है, तो जानना वो नहीं है, मतलब सरकारी प्रविधि में आवश्यक नहीं है। चलिए मान लिया आपने फिर भी लिख दिया, तब तक वहाँ मैडम का वहां से ट्रांसफर हो गया, वहां सर आ गए। सर जानते हुए सर, अनजान में आप लिख सकते हैं। नहीं, जानना ही नहीं, कोई कुछ नहीं, महोदय बस वही ठीक है। परंतु अंग्रेजी में दूसरी बात, सरकारी पत्र में मैंने कई सरकारी कार्यालयों को देखा है जो महोदय तक भी नहीं लिखते हैं। सरकारी पत्राचार जो होता है वो सामान्यतः आसपास के जो पदनाम होते हैं उनमें होता है, पदाधिकारियों में। पदनाम पुलिंग में होता है सामान्य रूप से, ये एक मान्यता है। ध्यान दीजिए, यदि किसी सांविधिक निकाय जैसे यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, उनको लिख रहे हैं तो अब महोदय लिखना आवश्यक है। दूसरा, जनता के किसी व्यक्ति को जब हम पत्र लिखें, हम सरकारी व्यवस्था में, लेकिन सामने वाले जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो सरकारी व्यवस्था में नहीं है, उसे महोदय लिखना आवश्यक है, क्योंकि हम सरकारी सेवक हैं, उसे सम्मान देना आवश्यक है, इसलिए उसके लिए महोदय लिखना आवश्यक है। हाँ जी, धन्यवाद अरुणी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिया और कुछ उत्सुकताएं हैं यहाँ पर चैट बॉक्स में, कुछ सवाल भी आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि यदि वो चाहें तो पूछ सकते हैं अरुणी जी से एक एक करके, अपना माइक ऑन करके, जिन्हें जानने की उत्सुकता है, जो जानना चाहते हैं। आप नाम लीजिए तो वो पूछेंगे, नहीं तो 2-3 लोग एक साथ बोलने लगते हैं। अच्छा ठीक है, तो मिश्र जी आप देख रहे हैं, तो आप देखें मिश्र जी, क्या मैं बताऊं, जैसा भी आप उचित समझे। आप बताइए। ठीक है, तो मिश्र जी इनका ये देखिए सवाल है, विश्वजीत जी खुद लिख रहे हैं कि प्रस्तुति से प्रस्तुतिकरण क्यों होता है। विश्वजीत मजूमदार जी अपने ही हैं, वो आपसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि प्रस्तुति से प्रस्तुतिकरण क्यों होता है। ईकरण उसमें प्रत्यय लग रहा है, ई दीर्घ ही रहेगा। नारी सशक्तिकरण जो कहते हैं वो गलत है, सशक्तिकरण, ईकरण सही प्रत्यय है। अच्छा, ब्रजकिशोर जी ने तो पूछा ही है, ब्रजकिशोर दुबे जी ने कि महाशय, महोदया आदि के बदले किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अर्ध सरकारी महोदया, अर्ध सरकारी पत्र का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें प्रिय महोदय फिर भी चल जाएगा, और सरकारी पत्र में तो बिल्कुल नहीं उचित है, केवल महोदय लिखना है बस, या कुछ नहीं लिखना है जी।
और सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। श्याम जी पूछे, श्याम बाबू शर्मा जी पूछे प्लीज। आपने कहा है कि जैसे लिंग का प्रयोग नहीं होता, महोदय अगर लिखना है जैसे तो उसमें लिंग का प्रयोग नहीं है, तो इसमें विवाद नहीं हो जाएगा कि जैसे वो हम हमेशा महोदय लिखेंगे, महोदया नहीं लिखेंगे, तो विवाद नहीं हो जाएगा कि क्यों सिर्फ पुरुषवादी विचार क्यों आपके पास है? नहीं, कहाँ है महोदय में पुरुष किधर है बताइए आप? महाधन उदय, मगर महोदय तो पुरुष वर्ग के लिए लिखा जाता है ना, जैसे नहीं, वो तो हमने सोच लिया, हमने मान लिया। जी फिर भी आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो आप लिखिए महोदय, ऐसा कुछ नहीं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें लोग गलतियां नहीं ढूंढते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति मुख्य है। सामान्य प्रयोग में महोदया, पुलिस अधीक्षक महोदया। ओके, अरुण जी दूसरा सवाल आया है राधा रानी जी का। वो कह रही हैं कि सभी और सारे के प्रयोग में क्या अंतर है? सभी और सारे, और दूसरा है उनका दयालु में प्रत्यय क्या है? दयालु में प्रत्यय क्या है? आलू या आलू? देखिए आलू है, आलू प्रत्यय क्या है दयालु में? सभी जो है उसमें मात्रा भी शामिल है और सारे में संख्या है। जी राधा रानी जी, हेलो। जी जी मैं सुन रही हूँ। हाँ सुन रही हैं, तो उन्होंने नमस्कार हरिणी त्रिवेणी जी। नमस्ते। नमस्ते जी। तो सभी और सारे जी क्या अंतर है? सभी और सारे का प्रयोग कैसे किया जाता है? एक उदाहरण आप दीजिए तो ज्यादा स्पष्ट होगा। उदाहरण सभी में संख्या मात्रा दोनों शामिल है, सभी लोग आ गए है ना, जी और जी सारे में संख्या है। जब संख्या का ही आपको प्रयोग करना है तो सारे का प्रयोग उचित है, सारा पानी गिर गया नहीं कहेंगे। ठीक है राधा रानी जी। अच्छा, यानी दोनों प्राणवाचक के लिए प्रयोग किए जाते हैं या प्राणवाचक के लिए? हाँ बिल्कुल, दोनों प्राणवाचक। बिल्कुल बिल्कुल, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल जैसा है। हाँ गणनीय और अरुण जी एक सवाल और आया है किरण खन्ना जी का। वो पूछ रही है मान्यवर अध्यात्म और आध्यात्म का कुछ अस्पष्ट लगा, विचार की भाववाचक संज्ञा वैचारिक संसार का सांसारिक, तो आध्यात्म का आध्यात्म क्यों नहीं होता? यानी संसार का सांसारिक हो गया तो अध्यात्म का आध्यात्म क्यों नहीं? किरण खन्ना जी। आप किरण जी देखिए, आप कौन सा प्रत्यय लगाना चाहती हैं पहले ये तय कीजिए। आपको एक लगाना है तो अवश्य लगाइए, अध्यात्म में एक लगाइए तो आध्यात्मिक। लेकिन अध्यात्म तो खुद ही अपना एक शब्द है, उसमें वो कैसे बना है? अधि धन आत्म, आत्म में अधि है, तो अधि के में आप जो दूसरा वाला है वो कहाँ है? नहीं है। मूल शब्द अधि धन आत्म, अध्यात्म, और आ मिलके या हुआ, तो आ का तो प्रश्न नहीं होता। संसार में जब एक लगाएंगे तो एक प्रत्यय के कारण संसार में आ की मात्रा लगेगी, इसलिए वो सांसारिक सही है। जी एक और सवाल है कि तत्वावधान की सही वर्तनी क्या होगी? तत्वावधान, ऐसे हम कहते हैं कि नराकाश के तत्वावधान में, तत्वावधान में तत्वाव दो बार, तत्वावधान बिल्कुल जी। और इतने ही सवाल थे चैट बॉक्स में, तो इसके अलावा और किसी के यदि कुछ सवाल हैं तो कृपया पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में तो इतने ही मिले मुझे जो मैंने आपके सामने रखे। द्विवेदी सर बोलिए कोलू जी। सर उसमें एक हिंदी अभी लिखने में सर व्हाइल राइटिंग है। नमस्कार, मैं जी पहले कोलूर जी बोले, हाँ जी उसके बाद हमारे अन्य विद्वान। लिखावट में जो हिंदी लिखते हैं ना सर, हम हिंदी बिंदी के साथ हम लिखते हैं सर, और कभी कभार न को हलंत करके लिखते हैं सर। कौन सा सही है सर? मैं परसों फेसबुक में कुछ लिखा था, उसमें हिंदी में बिंदी के साथ लिखा था, गलत बोल रहे थे, परंतु कौन सा सही है सर? आप कैसे क्या कहें? यदि आप मानक हिंदी की बात करें, मानक हिंदी जो सरकार का जो हमें निर्देश है वो, उसमें हम आपको बिंदी लगाकर लिखना है। वही सही है ना सर? यदि आप विदेशी को समझाएंगे तो आपको उच्चारण क्या है, वहाँ ना का उच्चारण, और फिर बिंदी आई क्यों? बिंदी आने के पीछे कारण था टाइपराइटर,
क्योंकि टाइपराइटर में ऐसा होता था या अभी भी होता है कहें कि जब बिंदी लगती थी या ना लिखा जाता था तो उसमें असुविधा होती थी, तो वो हटाया गया। वो दरअसल बिंदी नहीं, वो चंद्र बिंदी है कई जगह पे, जहाँ पर कि पंचमाक्षर नहीं है उसमें जो चंद्र बिंदी थी उसे हटाया गया, केवल बिंदी रखी गई। तो उसी सामने को देखते हुए पंचमाक्षर को हटा के भी बिंदी रख दी गई। लेकिन अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं हमारी कि टाइपराइटर के वो क्या बोलते हैं उनको, सामने जो टकराते थे उसके रिबन से, तो चौड़े अक्षर उसमें आ नहीं सकते थे। चंद्रबिंदी लगाते तो वो या एक ही मात्रा के ऊपर लग जाती थी, तो चंद्रबिंदी हटाना वहां मजबूरी थी। तो अब तो कंप्यूटर में सब कुछ हो रहा है, तो उसमें ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए कई लोग समर्थन कर रहे हैं कि अब हमें ये बिंदी का प्रयोग छोड़ना चाहिए और उनके स्थान पर पंचमाक्षर का ही प्रयोग करना चाहिए। उससे स्पष्टता भी आएगी उच्चारण में, लोग समझेंगे तो भाई चंचल में आधा यहाँ है चंचल। हालांकि उसका नियम यह है कि जो अनुनासिक ध्वनि है उसके बाद कौन सा अक्षर है। चंचल में चं के बाद अगला अक्षर है च वर्ग का अंतिम पंचमाक्षर जो है उसका चुनाव करना है। पंप आप बोलेंगे पंप, पंप, तो दूसरा वाला जो प है प वर्ग का अंतिम है म, इसलिए उसमें म आया। तो उच्चारण की स्पष्टता, समझने में आसानी, तो कई लोग समर्थन कर रहे हैं कि अब हमें पुनः हिंदी को आधा न लिखते हुए लिखना चाहिए जी। लेकिन आधा हिंदी में अभी भी वही है हिंदी के। एक प्रश्न मेरा भी है। नमस्ते, आवाज जा रही मेरी? पूर्णेंदु जी आप पहले पूछें, कृपया आप अपना सवाल रखें। पूर्णेंदु सिंह जी। जी जी महोदय, जब ये इक प्रत्यय या ठक प्रत्यय जब लगता है तो मनोविज्ञान से मानव वैज्ञानिक क्यों नहीं बनता, मनोवैज्ञानिक क्यों बनता है? और प्रशासन से प्रशासनिक बनना चाहिए, अधर्म से आधर्मिक बनना चाहिए। बिल्कुल जी जी। उसमें क्या होता है, कुछ उपसर्ग जो सामने लगे रहते हैं, एक तो वो कारण जैसे आपने कहा आधार्मिक, क्योंकि उसमें धर्म में अधर्म है, तो कुछ उपसर्गों के कारण ऐसा प्रयोग होता है। तो दूसरा आपने कौन सा उदाहरण दिया, मनोविज्ञान से मनोवैज्ञानिक क्यों बनता है, मानव वैज्ञानिक बनना चाहिए। नहीं, वो मना वैज्ञानिक है, मना है, मना वो विसर्ग ओ में बदल गया, मन और विज्ञान जुड़ा, तो मनोविज्ञान शब्द मूल शब्द है जिसमें ठक प्रत्यय लग रहा है या इक प्रत्यय लग रहा है, तो प्रथम वर्ण का जो है दीर्घ होना चाहिए, म की जगह आ होना चाहिए और लास्ट में इक स्वर आना चाहिए, तो मानोविज्ञानिक होना चाहिए। जब दोनों को जोड़ दें तो मनोविज्ञान एक शब्द हो गया। जी 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 जी। अब तो इक प्रत्यय मनोविज्ञान में लग रहा है ना? नहीं, आप प्रश्न स्पष्ट कहिए पहले। अब कहना कहते हैं मनोविज्ञान मनोविज्ञान जी जी जी। अगर मेरा प्रश्न आप समझ गए महोदय तो आप निवेदन करें, अन्यथा मैं बताता हूँ। मनोविज्ञान कुछ कह रहे हैं जिसमें इक गोस्वामी जी कृपया बताएं, अपनी बात रखें गोस्वामी जी। आरुणि जी, इनके प्रश्न में बात यह है कि विज्ञान शब्द मूल है, उससे वैज्ञानिक बना एक प्रत्यय लग करके, और उसमें मन उपसर्ग जब जुड़ा तो मनोवैज्ञानिक बन गया। मेरा ये इनका कहना है, तो ये कहना है कि मनोवैज्ञानिक शब्द नहीं, मनो बाद में जुड़ा है, वैज्ञानिक पहले बन गया है। विज्ञान से वैज्ञानिक बना हुआ शब्द है, उसमें उपसर्ग जुड़ रहा है, तैयार शब्द में जुड़ रहा है, इसलिए वैज्ञानिक रहेगा, मन पर नहीं आएगा जोर उसका, आदि दीर्घ का। लेकिन मेरा इसमें जो मेरी प्रश्न है, मेरी जिज्ञासा है समझने की, आपने संविधान वाले मामले में भी सांविधानिक कहा। मेरा ये निवेदन है कि विधान से वैधानिक बन गया और उसमें सम उपसर्ग यदि लगता है तो उसमें दीर्घ सापर सम पे क्यों जाना चाहिए, मनो पे नहीं जा रहा है तो ठीक। हाँ जी, संवैधानिक बनना क्यों गलत होना चाहिए? आप उसको उपसर्ग कहेंगे या मूल शब्द कहेंगे? मूल तो नहीं है, मूल तो विधान है, विधान में सम उपसर्ग लगाकर सम तो उपसर्ग ही है। नहीं,
उपसर्ग की परिभाषा सम क्या तो है? उपसर्ग ही है सर, विधान संविधान को भी सम उपसर्ग ही संविधान बनाता है। हाँ जी सुनिए, मूल शब्द विधान है, क्या है कि जो स्वतंत्र रूप से संविधान मूल शब्द नहीं है। संविधान नहीं, सम मूल शब्द नहीं है, लेकिन मन मूल शब्द है, वो उपसर्ग नहीं है। हाँ ये ठीक है। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जी सर। और निवेदन करना चाहता हूँ जी, हिंदी के संबंध में ये बात खूब जोर शोर से कही सुनी जाती है कि हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे ही। मेरा अनुभव यह है कि केवल संस्कृत और भाषाओं से मेरा ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर भारत की भाषाएं और अंग्रेजी वगैरह सब में जो मेरे परिचय में है, केवल संस्कृत अकेली ऐसी भाषा है वो जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, ये उसकी प्रकृति है। हिंदी कतई जैसे बोली जाती है वैसे नहीं लिखी जाती है। नहीं कतई तो नहीं, उसमें बहुत से अपवाद ऐसे हैं, है जैसे है बोलते हैं, है ही बोलते हैं, गैया बोलते हैं, मैया बोलते हैं, ये तमाम शब्द चल ही रहे हैं। हिंदी जैसे एम बोलते हैं, एक स्मॉल लिखते हैं। भाषा बदलती रहती है, भाषा के उच्चारण बदलते रहते हैं। संसार में 100% कुछ भी नहीं है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि हिंदी के बारे में ये जो प्रचार है कि हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाए, इससे बहुत गड़बड़ होती है। इससे बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव आए हैं और स्वीकार भी हुए हैं जो व्यावहारिक शायद नहीं है। एक सज्जन ने एमए में ए पर मात्रा लगाकर एम लिखा, एम ई, अब वो मात्रा लग के एम लगेगा क्या? नहीं। और इसी एक व्याकरण के व्यक्ति हैं मोतीलाल जी विजयवर्गीय, एक नया उनकी पुस्तक में ये सब दिया गया है। एक ही मात्रा को थोड़ा सा ऐसा घुमाया गया है, वो भी लिया गया है। जैसे एम कैट लिखना मान लीजिए, तो कैट को अब केट एक मात्रा ही लगाएंगे तो केट हो जाएगा, दो लगाएंगे तो काइट हो जाएगा। दोनों ही सही नहीं, दोनों के बीच का कुछ है। तो उसमें एक ऐसा हल्का सा लहराई हुई सी मात्रा है, उसका प्रयोग अब आसान हो गया है। निश्चित रूप से आज आपका बहुत सुंदर व्याख्यान रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सारी व्यावहारिक चीजें आपने इसमें समेटी हैं, पर एक बात निवेदन मेरा है, एक प्रश्न और है छोटा सा। सामान्यतः जब हम सरकारी दफ्तर में जिसमें हम काम कर रहे होते हैं और पत्र तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है वह हमें पता होता है, हमारे सामने ही होता है। जैसे मान लो लेटर टू प्रिंसिपल लिखा गया, अब प्रिंसिपल अगर महिला और महिला है तो फिर कैसे समस्या पड़ेगी, उसमें महोदय महोदया क्या करेंगे? आपने ये एक रास्ता निकाला कि सुनिए सर, आपने ये रास्ता निकाला कि महोदय न स्त्री है न पुरुष है, तो फिर राम भी स्त्री है पुरुष है, तो हमने मान लिया है कि राम पुरुष होगा, नहीं तो नहीं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी का स्त्रीलिंग नहीं बनाना है। वो उनके बारे में तो मेरी समझ ये है सर, उनके बारे में तो मेरी समझ ये है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हिंदी के शब्द ही नहीं है, ट्रांसलेटेड है और वो ऐसे ही चलेंगे। भाषा विभाग ने जो शब्दकोश छापा है उसमें जनेऊ, सुनिए सर, भाषा विभाग ने जो शब्दकोश छापा उसने जनेऊ के लिए थ्रेड किया है, अनुवादित सेक्रेड थ्रेड, पवित्र धागा। अब कलाई के लिए क्या करेंगे? सर देखिए, आपका हिंदी में इतना अनुभव है जितनी मेरी कुल इस समय उम्र है। नहीं, ये बात तो नहीं है, मैं खाली चीज समझना चाहता हूँ सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आरुणि जी, मैं बात को समझना चाहता हूँ जी। मेरी बल्कि शिकायत ही है कि जो शब्दकोश बने हैं वो बिना वाक्य प्रयोग के और हिंदी की प्रकृति को समझे ठोक दिए गए। अब राष्ट्रपिता क्या होता है? ये भारत का पारंपरिक भाव परंपरा का शब्द ही नहीं है। राष्ट्र का पति क्या होता है? ये भाव परंपरा का शब्द ही नहीं। ये तो अंग्रेजी के अनुवाद है जो जबरदस्ती हमारे ऊपर रखे हुए हैं। बिल्कुल सही। जिससे भारत का ओज जागृत होगा, उससे निर्णय भी बदलेगा। जी बिल्कुल, सोच बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ठीक है, मंत्री है, मंत्रियों में प्रधानमंत्री है, सही है। ये पति पत्नी वाला जो चक्कर है राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता के लिए, गांधी जी कभी भारत माँ के पिता हो सकते हैं, ये बात वो फादर ऑफ नेशन से ही समझ में आ सकती है। भारत की परंपरा का कोई सूत्र हमारी सहायता नहीं करता है।
जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कई बार सोच होती है हम जो इसलिए ये सब तो संशोधित होने चाहिए। प्रयोग करते हैं ना, ये अनुवाद की हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें किस तरह से ये बड़ा बुरा है जी जी भाई। ये हम देश के पिता और पति ढूंढ रहे हैं कि कौन सी हिंदी चला रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं यही असली हिंदी है। मानक हिंदी माने सरकार की दादागिरी से चलने वाली हिंदी। ना और माँ दोनों पंचमाक्षरों का जहां प्रयोग है वो स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं, उनकी जगह बिंदी होनी ही नहीं चाहिए। आप अन्न लिख के दिखा दो बिंदी लगा के, लाओ मैं मान जाऊं। जो भाषा विभाग का सबसे बड़ा अध्यक्ष हो, जो इसको बनाता हो, अन्न लिख के दिखा दे बिना बिंदी लगा के। हाँ सर, उसमें भी नियम उसमें ये बनाया गया कि जब पंचमाक्षर लगातार आते हैं, एक आधा एक पूरा, तो उसमें तो मानक हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा आपने कहा कि मानक हिंदी थोपी गई है कुछ लोगों द्वारा, उसी के हिसाब से, वरना भाषा के प्रयोग में हम सब स्वतंत्र हैं। अर्थ संप्रेषित होना चाहिए, सामने वाला समझ जाए, बहुत अच्छी बात। तो अन्न हो या ईरण्ना हो या सन्मार्ग हो, सन्नाटा हो, इनमें तो बिंदी लगेगी ही नहीं। तो फिर एक बात बताइए, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें विकल्प कम हो, नियम वही ठीक होता है, इसमें बहुविकल्पता नहीं हो, ज्यादा दूरगामी हो, सर्वसमावेशी, अधिकतम समावेशी तो हो, सर्वसमावेशी नहीं हो। ये तो हर कदम पे यूं कहते हैं अब बाएं मुड़ जाओ, अब दाएं मुड़ जाओ, अब इसको ऐसे कर लो। अरे एक एक शब्द के लिए नियम बनेगा कि कैसे लेके जाएंगे? अब देखिए, नियम बनाना था इसलिए बना दिए, बस ताकि कहीं लोगों में कोई भ्रम ना हो, लेकिन उससे यदि कहीं पर भ्रम पैदा होता है तो विद्वज्जन स्वतंत्र है अपने प्रयोग के लिए। कठिनाई सर तब आती है जब भाषा विभाग जिन पत्रिकाओं को आर्थिक सहयोग देता है, अरुणी जी, वो नीचे लिखता है कि हमारे मानक का प्रयोग किया जाए। भाषा पत्रिका निकलती है दिल्ली से, तो नीचे लिखती है हमारे हिसाब से देखो। ये क्या तरीका है? शामिल करना चाहिए था अभी सर, बड़े बड़े विद्वान मंच पर आए इस तरह में। सबसे पहले हमारे जो अभी आज का 5वां व्याख्यान है हमारा, इस व्याख्यान में बहुत ही नामी ग्रामी विद्वजन मैं कहूंगा आदरणीय योगेंद्रनाथ मिश्र जी जुड़े हुए हैं, कृष्णचंद गोस्वामी जी जिनका की व्याख्यान बहुत ही प्रभावी रहता है हमेशा, डॉक्टर विश्वनाथ झा जी, उसके अलावा पिछली बार आपने देखा पृथ्वीनाथ पांडे जी का व्याख्यान। तो इस तरह के, और इसमें हमारे जो सहयोग प्रदान करते हैं हमारे निदेशक महोदय खुद जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वरुण कुमार जी। तो ऐसे आप सभी की प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही ये संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें बिल्कुल कोई किसी का, देखिए, अपना अपना सहयोग है, किसी का कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि भाई इसमें कुछ सहायतार्थ कुछ लेना हो या देना हो। बिल्कुल निःशुल्क भाव से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और इस राजभाषा परिवार के संस्थापक आदरणीय मुनीन्द्र मिश्र जी और साथी जो जुड़े हुए हैं हमारे, इसमें जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं राजभाषा परिवार की ओर से, डॉक्टर राजीव रावत जी, डॉक्टर सुनील भूटानी जी, रुद्राक्ष, नितिन जैन जी और प्रशांत गुप्ता जी। साथियों, इन सबके सहयोग से प्लस आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हर शनिवार को आयोजित हो रहा है नियमित रूप से, बिना किसी उसके, मैं कहूँगा कोई किसी तरह की यहाँ पर कटुता नहीं है, किसी तरह का वाद विवाद नहीं है। एक बड़े ही शांत भाव से, शांतपूर्ण माहौल से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो आज के हमारे जो वक्ता हैं आदरणीय अरुणी त्रिवेदी जी, जो कि भाषाविद हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, काफी लिखता रहते हैं। मैं भी इनकी पेंटिंग देखता रहता हूँ, आपने देखा होगा फेसबुक ग्रुप में भी डालते रहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार इस संगोष्ठी से जुड़ने के लिए, क्योंकि आपके बिना ये संगोष्ठी आगे नहीं बढ़ सकती। आप सबका सक्रिय सहयोग हमेशा मिलता रहता है, और इस मंच पर अपना जितना भी योगदान होता है हम सब मिलकर के यहाँ पर प्रदान करते रहते हैं। तो इसको मैं आगे बढ़ाते हुए आदरणीय सुनील जी से, मेरे साथी सुनील जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आज के जो व्याख्याता हैं, जो सबके जाने पहचाने हैं, विशाखापट्टनम में है